और जोरदार तालियों के साथ आप अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ अमर उजाला संवाद उत्तराखंड की शुरुआत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के स्वागत भाषण और इस कार्यक्रम की रूपरेखा हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं अमर उजाला के संपादक डॉक्टर इंदु शेखर पंचोली जी से कि वे मंच पर आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। देवभूमि को नमन। माननीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी, सम्मानित मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आपका स्वागत, अभिनंदन। इस सभागार में मौजूद सभी अतिथि, सभी सुधी वक्ता, सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अमर उजाला के उत्तराखंड और अमर उजाला का रिश्ता बहुत पुराना है, उत्तराखंड के जन्म से। इसे हिंदी में हम गर्भनाल का संबंध कहते हैं। जब इस प्रदेश के वासियों ने अपने राज्य का सपना देखा, उसके लिए संघर्ष की शुरुआत की, तो अमर उजाला उनके साथ खड़ा था। स्थानीय निवासियों को जहां ज़रूरत हुई, अमर उजाला को हरदम फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह साथ पाया। इस राज्य के हर दर्द और पीड़ा को अमर उजाला ने अपना दर्द समझा। इसी तरह इसकी हर खुशी अमर उजाला की खुशी होती है। राज्य की विकास धारा में एक जागरूक समाचार पत्र के नाते अमर उजाला ने हमेशा अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है। आप सबके प्यार और स्नेह से अमर उजाला ने भी 78 साल पूरे कर लिए हैं। अमर उजाला के हीरक जयंती वर्ष में अगले साल यानी 25 साल शताब्दी को बेहतर बनाने के लिए किस तरह सकारात्मक सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं, उससे अमर उजाला संवाद का जन्म हुआ। इसी सिलसिले में इस वैचारिक समागम में आप सब हमारे साथ हैं। आज का आयोजन निरंतरता में चौथा संवाद है। अमर उजाला ने सच और सनसनी की होड़ में हमेशा सच को चुना है। कीमत और मूल्यों की दौड़ में मूल्य आधारित पत्रकारिता को अहमियत दी है। हमारा यकीन समस्या के समाधान में ज़्यादा रहता है। इसलिए जब समाज और सरकार में सेतु की भूमिका निभाने की बात हो, तो हम आगे खड़े नजर आते हैं। समय के साथ नए बदलाव से कदमताल तो करते हैं, लेकिन ईमानदारी और शाश्वत मूल्यों से समझौता नहीं करते। यही मूल्य आपके विश्वास के रूप में हमारी ढाल बनते हैं। अमर उजाला यह भी मानता है कि किसी भी प्रदेश की विकास यात्रा ऐसी हो जिसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच तार्किक संतुलन हो, जो दीर्घजीवी हो, मानवीय हो और निरंतर हो। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग हो जिसमें वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बने रहें। इसीलिए इस संवाद का फोकस सस्टेनेबिलिटी पर रखा गया है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस सदी को कैसे स्वर्णिम बना सकते हैं, इसके लिए सक्रिय हों, अपनी भूमिका और कर्तव्य निभाएं, सार्थक प्रयासों का आगाज करें और आइए हम सब मिलकर बढ़ें स्वर्णिम शताब्दी की ओर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अमर उजाला संवाद उत्तराखंड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि देवभूमि में हम संवाद की श्रृंखला लगातार चौथे साल लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। और संवाद का क्रम है तो ज़रूरी है कि बातचीत हो, और इसके लिए जिस विषय का चुनाव हमने किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिस विषय पर संवाद हो, वो विषय है कि हम उत्तराखंड के कल पर, यानी बीते हुए कल पर, वर्तमान पर और आने वाले कल पर जो उनके प्रयास हैं, और लगातार वो प्रयास हमको ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके कई हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में बतौर पत्रकार भी हम जानना चाहेंगे। मैं अमर उजाला संवाद के इस प्रथम संवाद सत्र के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अमर उजाला परिवार से राजकिशोर जी को और विनोद अग्निहोत्री जी को कि आप मंच पर आएं और संवाद के इस क्रम की शुरुआत करें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ।
राजकिशोर जी और विनोद अग्निहोत्री जी, और जब तक वो मंच पर आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, आप बीते संवादों में भी आए हैं, कि ये संवाद नीले रंग से हरे रंग में बदला है, उत्तराखंड के उस रंग की ओर जिसको आप लगातार प्रमुखता से रखते हैं, बताते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत। जय उत्तराखंड, जय भारत। अमर उजाला के इस मंच पर हम और हमारे साथी राजकिशोर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजाइए आप लोग। धामी जी, उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर अमर उजाला का संवाद प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी आयोजित हुआ, और आप पिछले साल भी आए थे और इस बार भी आप आए, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार कुछ आपसे चर्चा भी हो जाए। पिछली बार तो आपके वक्तव्य को हम लोगों ने सुना था, तो उत्तराखंड की शुरुआत जो है इस चर्चा की, राजकिशोर जी से मैं कहूँगा कि आप शुरू करें, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप मध्य मार्गी अच्छे नहीं लगते, आप दक्षिणपंथी हैं, तो राइट साइड ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप पहले उधर आ जाइए, तो हम लोग थोड़ा बातचीत संवाद आगे बढ़ाएं। और कुल मिला के दरअसल अगर धामी जी के बारे में काफ़ी कुछ अभी आदरणीय पंचोली जी बोल चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि उत्तराखंड को लेकर तमाम मिथक थे, तमाम वर्जनाएं थी, जिनको ध्वस्त करके धामी जी न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, दोबारा सत्ता में आए और एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विश्वस्त और यहाँ के सबसे कद्दावर नेताओं तक पहुँचने का जो सफ़र है, काफ़ी मुझे लगता है कि उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो एक बार अमर उजाला संवाद के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी आपका। लेकिन प्रश्न मेरा सीधे ये है, हमारी थीम है ग्रीन, और जब हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो हरे भरे में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास का विनाश और ये जो हरियाली, इसके बीच में जो बैलेंस है, यहाँ से मैं चाहता हूँ शुरुआत करें, बाकी फिर विनोद जी आगे संभालेंगे। बहुत अच्छा। एक तो मैं अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में विनोद जी, इनको हम लोग बचपन से तमाम समाचार पत्रों में और टेलीविज़न पर बाद में देखते रहे हैं, उनके साथ संवाद करना। और राजकिशोर जी से तो बहुत आत्मीयता रही है, वो जहाँ जहाँ भी रहे देश में, और भले ही उनके सवाल थोड़ा तीखे और चटकदार होते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तिगत रूप से बड़ी हमारी मित्रता है। मैं आप दोनों का बहुत अपनी ओर से यहाँ स्वागत करता हूँ, और जितने भी महानुभाव आए, जितने गणमान्य व्यक्ति आए हैं अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में, उन सबसे भेंट होती है। और अमर उजाला को मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं, और अमर उजाला से मेरा व्यक्तिगत रूप से बड़ा लगाव है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं 2 मिनट बोल देता हूँ, वैसे आज समय कम है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप बताएं। मैं बहुत एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, सामान्य से भी सामान्य परिवार में, लेकिन बचपन से मुझे कक्षा 5-6 के बाद, 5वीं 6ठी के बाद मुझे अखबार पढ़ने का बहुत ज़्यादा एक शौक़ जैसा हो गया। और उस समय मेरा गांव नगला तराई है, खटीमा में, बिल्कुल शारदा नदी के इतनी दूरी में, जितनी दूरी में ये बैठे हैं उसके बीच में सड़क है, और उसके बाद मेरा घर है। तो वहाँ गर्मियों में हम लोग स्कूल से आते ही जो है अपना बस्ता फेंकते थे, और 6-6 घंटे जो है शारदा जी में गोते लगाते थे। और उसके बाद जैसे ही शाम होती थी तो शाम को हम अखबार पढ़ने के लिए, मैं ज़्यादा और मेरे साथ भी कुछ लोग और भी जी, लेकिन अखबार उनको मिलता था जो लोग उस चाय की दुकान में चाय पीते थे या बंद समोसा खाते थे जी, तो उनके लिए अखबार आता था। बिल्कुल। एक ही अखबार आता था, शाम तक जो है पूरा वो, उसके कई बार मुझे लगता है सैकड़ों लोग पढ़ चुके होते थे।
और अमर उजाला ही आता था। वैसे कैसे ना, पहले अखबार पढ़ा नहीं जाता था, चाटा जाता था, लोग अखबार एकदम। अरे नहीं, उसमें विनोद जी मैं आपको बताऊं कि क्या होता था। जिन लोगों ने पहले अभाव में अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे, अखबार के जितने 6, 7, 8 जो भी पृष्ठ होते थे उस समय, वो सब बांट देते थे। एक एक करके, एक दूसरे को देता था, एक इधर पढ़ता था, एक उधर पढ़ता था, फिर पहला वाला दूसरे को, कुछ लोग दूसरा वाला देता कहते थे था। ऊपर कर लो, पीछे के वो हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा उस जमाने से, और उस समय मतलब अमर उजाला के अलावा मैं किसी दूसरे अखबार को नहीं जानता था। जी। तो अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आना और आप सबसे संवाद करना और फिर ये हरे की बात करना सच में ही बड़ा अद्भुत है। और हमारी जो थीम है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की भी, कि विरासत और विकास दोनों साथ साथ बढ़े, तो हमने उत्तराखंड में देखिए GEP लागू किया, सबसे पहले शुरू किया है। जैसे देश में बहुत सारी चीज़ें हमने सबसे पहले शुरू की, GEP जी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि मतलब हम कितना जो है विकास के लिए कितनी चीज़ों को किस प्रकार से उसके साथ एक समन्वय स्थापित कर रहे हैं, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी, और साथ में अब टेक्नोलॉजी को भी हमने जोड़ा है। तो तीनों का समन्वय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर आप देखते ही हैं हमारे यहाँ जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। हर वर्ष हमको अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अत्यधिक बरसात होती है, लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है, अत्यधिक जल भराव हो जाता है मैदानी क्षेत्रों में, तो उन सब का सामना करना पड़ता है। और इस पिछले वर्ष तो जो 2025 का वर्ष गया है वो हम लोगों के लिए आपदा वर्ष हो गया था, अत्यधिक कष्टकारी रहा है। इसलिए जो भी हमारा मॉडल है विकास का, वो भावी जो आने वाले जो 25 साल हैं, 50 साल हैं, उसको ध्यान में रखकर हम लोग कर रहे हैं। नहीं, आपने पर्यावरण की संरक्षण की और इसकी बात की कि एक समन्वय के साथ हम बढ़ रहे हैं, और चुनौतियां भी हैं। जिस तरह जोशीमठ में जमीन दरकी और पूरा उससे एक नई चुनौती खड़ी हुई, धरासू में जैसे हुआ, बहुत सारी आपदाएं आई। तो इन आपदाओं से क्या सबक लिया उत्तराखंड सरकार ने, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना न करना पड़े? देखिए, अभी जो पिछले वर्ष की जो आपदा आई हैं उसमें अभी भारत सरकार के नीति आयोग में भी मैंने अपनी बात रखी थी, और मैं समय समय पर इस बात को रखता आया हूँ कि ये अलग प्रकार की आपदाएं हैं। ये क्या होता है विनोद जी, कि ये ऊपर कहीं पहाड़ों में किसी जगह पर बादल फटता है जी, और बादल फटने के बाद एकदम से इतना मतलब बड़ी भीषण मात्रा में उसके फिर वो सारा का जो है सैलाब आ जाता है नीचे, और उसमें कुछ ही बहुत समय नहीं लगता है। तो एक वो शोध का विषय भी है, हमने भारत सरकार में भी रखा है। लेकिन कुछ हमने कि जो पुराने समय में नदी थे, नाले थे, बरसाती नाले, गाड़, गधेरे, ये सब जो होते थे, कहीं ना कहीं 50 साल, सैकड़ों साल पहले धीरे धीरे उन्होंने अपना मार्ग बदला, और उन मार्गों पर कहीं ना कहीं बसावटें भी आ गई, और फिर से लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने पुनः उसी मार्ग पर वापस भी आ गए जी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पर जो राज्य सरकार की तरफ से करना है, और आपदा के लिए जो तत्काल राहत पहुंचानी है, क्विक रिस्पांस सिस्टम है, उन सभी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारा आपदा प्रबंधन का काम जो है बड़ा मतलब त्वरित गति से हुआ, अच्छे प्रयास हुए, और जो हमारा सिलकेरा टनल का रेस्क्यू था जी, जिसमें 17 दिनों तक 41 मजदूर भाई फंसे रहे, मतलब जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष में फंसे रहे, और वो उस मॉडल को ब्रिक्स सम्मेलन में भी जो है उसको उदाहरण के रूप में पेश किया गया। जोशीमठ का मॉडल है। इस वर्ष, पिछले वर्ष जो आपदा आई, सभी स्थानों पर त्वरित रूप से जाना हो, पूरे प्रशासन ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सब ने मिलकर, स्थानीय लोगों ने मतलब एक आपदा में मैं सच में कहूँ तो बड़ी मिसाल पेश की, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए आपदा एक ऐसा विषय होता है कि आपदा आती चाहे जैसे भी हो, आपदा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन समय भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसमें वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग उस समय में प्रशासन में जिम्मेदारी में हैं, या सरकारों में जिम्मेदारी हैं, या जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनके लिए चूँकि भरोसा होता है उनको, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुस्सा भी होता है।
लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने मतलब जो है इस बात को बहुत सराहा कि सारे लोगों ने मिलकर इस आपदा की घड़ी में, कठिन समय में एक साथ मिलकर काम किया। एक सवाल जो है इस वक्त जुड़ा हुआ है चार धाम यात्रा से। इस समय चार धाम यात्रा का समय है और चार धाम यात्रा में आप जानते हैं देश विदेश से लोग आते हैं बड़ी भारी संख्या में। एक चुनौती भी हो जाती है सरकार प्रशासन के लिए, एक रिकॉर्ड बन रहा है जिस तरह से यात्री आ रहे हैं। तो और शीतकालीन जो आपका विज़न है पर्यटन का, आदि कैलाश का, इन सब, तो एक चार धाम यात्रा बहुत व्यवस्थित तरीके से हो और लोगों को तकलीफ भी ना हो और अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े, मतलब पर्यावरण पर और व्यवस्थाओं पर, इसके लिए क्या विजन है सरकार का? देखिए, चार धाम यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है जी। ये बहुत ही आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि चार धाम यात्रा आज तो फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो गया आपदा के बाद, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान बन गया, लोगों को लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हो गई। लेकिन एक समय बहुत कठिन यात्रा ये हुआ करती थी। आज यात्रा का स्वरूप बदल भी गया है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। जैसे कि चूँकि बड़ी संख्या कभी कभी तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की हो जाती है, उनको समय से दर्शन कराना, समय से उनकी यात्रा कराना, कई बार मार्गों में अवरोध पैदा हो जाते हैं, मौसम की खराबियां हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी यात्री को कोई परेशानी न हो, किसी यात्री की यात्रा में विघ्न न हो, अपनी यात्रा निर्विघ्न रूप से वो संपन्न करें, उसके लिए सरकार पहले के समय में क्या होता था, जब यात्रा शुरू होने वाली होती थी तब यात्रा की समीक्षा होती थी, यात्रा की तैयारियां होती थी। हम लोगों ने एक नया एक संस्कृति कही है, एक शुरू करी है कि जैसे ही 2025 की यात्रा समाप्त हुई, 2026 की यात्रा की हमने तैयारी शुरू कर दी और उसका परिणाम भी सामने आया। छोट-मोट चीज़ें जरूर, चूँकि इतनी बड़ी यात्रा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इस वर्ष यात्रा ने रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब अभी तक नंबर्स के लिहाज से 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा और ये अभी 19 जून नहीं हुआ है, थोड़े दिन हुए हैं उससे, 2 महीने कुछ दिन में 40 लाख के लगभग यात्रा हमारी पहुंच गई। और हेमकुंड साहब भी 1,25,000 यात्रा पहुंच गई, जो पिछले पूरे साल भर से 20-25 हज़ार ज़्यादा है। और सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहाँ पर पूरे वर्ष भर में पहले 400 लोग, 500 लोग, अधिकतम 600 लोग पहुँचते थे, और इस वर्ष वहाँ भी लगभग 45,000 के लगभग लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। अभी तो यात्रा आधी भी नहीं हुई है। और इसी प्रकार शीतकाल में भी, पहले शीतकाल में लोग, जो आप कह रहे थे ना शीतकालीन, शीतकाल में लोगों को लगता था कि भाई आस्था श्रद्धा के द्वार बंद हो गए हैं, कपाट बंद हो गए हैं। तो वो उस समय देव लोगों का, चूँकि वो मान्यता है कि भाई जहाँ मुख्य जो हमारे धाम हैं उनके कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके गद्दी स्थलों पर उस समय भी वो श्रद्धालुओं के लिए उस निरंतर रूप से दर्शन के लिए जो है लगातार दर्शन होते रहते हैं। तो शीतकाल यात्रा प्रारंभ हो गई। शीतकाल में भी कई लाखों लोगों ने इस वर्ष भाग लिया। यानी कि पहले लोग कहते थे कि भाई शीतकाल आया, 6 महीने ऑफ, 6 महीने ऑन, अब पूरे 12 महीने ऑन है। 12 महीने श्रद्धा ऑन रहेगी, ऑफ का चक्कर ही खत्म हो गया। ऑफ का कोई चक्कर नहीं है, अब ऑन रहेगा। मैं, धामी जी, ये किताब है मेरे हाथ में आपकी, मतलब जो आपके सरकार के कामकाज पे, धामी की धमक 4 साल बेमिसाल। पहले तो जिसने भी बनाई है उसको बधाई, अच्छी किताब है, इन्फॉर्मेटिव है। अच्छी बात है कि बिल बनाने के लिए सरकार के पास नहीं भेजा है, इसमें इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के काम की है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैं जब लगातार देख रहा था, क्योंकि देखिए बैलेंस की जहाँ तक बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे ज़्यादा इस कम उम्र में और इतना शांत रहकर स्थिर भाव से, गंभीर भाव से कोई बैलेंस बना सकता है। तमाम जो दिग्गज बैलेंस नहीं बना पाया, आपने राजनीति में भी बैलेंस बनाया। मैं आशा करता हूँ जिस तरीके से आपने जीपी की बात की, उसी तरीके से विकास और पर्यावरण के बीच में भी आप बैलेंस बनाएंगे। लेकिन एक परिवर्तन मैंने देखा कि आपके अंदर ये आग तो छात्र जीवन से हम जानते थे कि, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बनने बाद बढ़ती अवैध मजारों पर नकेल, 10,000 एकड़ भूमि पर कब्जा मुक्त, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ताकि बनी रहे देवभूमि की पवित्रता। ये पुष्कर सिंह धामी कहाँ छिपा हुआ था, इंतजार कर रहा था।
कि जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा तब ये रूप निकल कर सामने आएगा। और इतना एग्रेसिव होने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? आप तो बड़े शांत, धीर, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व होता था। राजकिशोर जी, भाई साहब, आपको लगता है कि मैं एग्रेसिव हूँ? नहीं, पर ये जो है क्या है, आप ही लोग बता दें। देखिए, जब उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो ये देवभूमि का मूल स्वरूप ये बना रहे, यहाँ का देवत्व तो कायम रहे, भगवान के सबसे नज़दीक का स्थान, उसकी आस्था श्रद्धा उत्तराखंड के अलावा पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया में उसकी मान्यता है। कहीं भी हम जाते हैं, हम कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, या देवभूमि उत्तराखंड के साथ हमारा नाम जुड़ा है, तो सामने वाले के जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। आप तो बहुत बेहतर जानते हैं यहाँ के बारे में, क्योंकि लोग मानते हैं कि भगवान के सबसे नज़दीक का स्थान देवभूमि है। तो क्या देवभूमि की आस्था श्रद्धा ये कम होनी चाहिए? यहाँ का देवत्व तो कम होना चाहिए? यहाँ की जो मूल अस्तित्व है उसको कोई नुकसान होना चाहिए? जो नुकसान हो गया, जो जनसंख्यीय यहाँ पर असंतुलन हो गया, और आने वाली जो आपने कहा कि आज शुरू में मैं देख रहा था वहाँ से वो जो महोदय कह रहे थे, जो संचालन कर रहे थे, कि आज और कल का उत्तराखंड कैसा होगा। तो कल का उत्तराखंड कैसा होगा ये हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सारे लोग और दुनिया के और पूरे देश के लोग ये सोचते हैं कि आने वाले समय में देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ की हमारी भावी पीढ़ियों को अगले 50 सालों में असुरक्षित उत्तराखंड नहीं मिलना चाहिए, ये अवैध कब्जे नहीं मिलने चाहिए, अवैध अतिक्रमण नहीं मिलना चाहिए। ये किसी को टारगेट करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, कोई इसमें एग्रेसिव नहीं है। अवैध कब्जे मतलब किसी खास वर्ग के या कोई भी नहीं, अवैध कब्जे माने अवैध कब्जे, वो कोई वोटर लिस्ट देख के नहीं, वो तो जो हमारे राजस्व के अभिलेख देखकर जो है, जो अवैध कब्जे उन कब्जों पर हमने कार्रवाई की है, राजस्व के अभिलेखों को देखकर कार्रवाई की है। उसमें कोई भी हो, और कोई भी हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चूँकि मैं भी मेरे भी 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे बेटे हैं वैसे ही पूरे देवभूमि के सभी बच्चे हैं। उन बच्चों को आने वाले समय में अगले 25 साल 50 साल या आने वाले 100 साल उनको सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए, असुरक्षित उत्तराखंड नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा संकल्प है और उसको मैं लगातार करूँगा। ये तो शुरुआत हुई है अभी, ये जितना आप देख रहे हैं तो शुरुआत हुई है, आगे चलेगा। तो इसी भावना के तहत जो है यूसीसी लाने वाला भी राज्य, देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? मातृशक्ति को मजबूत करना या कुछ और? यूसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने की शुरुआत है, और ये हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के जो प्रमुख 3-4 प्रमुख जो उनकी अवधारणाएं थी कि इनको धरातल पर उतारना है, उसमें से एक यूसीसी था। और हमने 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यूसीसी को लागू करेंगे। और उस समय लोग कहते थे कैसे लागू होगा, ये तो केवल घोषणा में डाल दिया है, चुनाव के लिए एक इशू उठा दिया है। और हमने जो वचन दिया उस वचन को हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा, और आज यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया, और उत्तराखंड में लागू होने के बाद पूरे देश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ गया है। नहीं, ये तो आपका अनुसरण आसाम और गुजरात सब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो जिस दिन यूसीसी का ये ड्राफ्ट हम बना रहे थे, जिस दिन हमने विधेयक प्रस्तुत किया था, उस दिन मैंने कहा कि ये यूसीसी की जो गंगा है, माँ गंगा की तरह आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी। और आज वही हो गया। यूसीसी की गंगोत्री भी आपने उत्तराखंड को बना दिया। यहाँ से गंगोत्री निकल गई है अब पूरा देश जो है गंगा सागर में मिलने वाली है। बिल्कुल, गंगा सागर तक जाएगी, जा रही है। अच्छा, लेकिन